तेज खबर 26 नमस्कार। देश के करोड़ों मेहनतकश कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों का हम एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो महज एक अपडेट नहीं बल्कि लाखों परिवारों के भविष्य को सुरक्षित और सम्मानित बनाने का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। एक ऐसी खबर जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था, जिसकी लड़ाई संरचकों से लेकर संसद तक और न्यायालय के गलियारों तक लड़ी गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 की, जिसमें एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव हुआ है जो आने वाले कल की तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। वह तमाम पेंशन भोगी जो महंगाई के इस दौर में मात्र 60,000 की मामूली पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर थे, उनके जीवन में अब एक नई सुबह दस्तक दे चुकी है। अब न्यूनतम पेंशन की राशि 7 गुना से भी ज्यादा बढ़कर सीधे 500 होने जा रही है। यह महज एक आंक नहीं, यह उन लाखों बुजुर्गों के आत्मसम्मान की जीत है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के निर्माण में लगा दी। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम आपको परत दर परत समझाएंगे कि यह सब कैसे संभव हुआ। हम बात करेंगे कि साल 2025 से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए यह फैसला कैसे एक वरदान साबित होगा। हम आपको उस महत्वपूर्ण न्यायिक लड़ाई और सर्वोच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक निर्णय के बारे में भी बताएंगे जिसने इस बड़े बदलाव की नींव रखी। इसके साथ ही हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की एक और महत्वपूर्ण योजना EDLI बीमा योजना के उन नए नियमों पर भी प्रकाश डालेंगे जिसके तहत अब आपके खाते में भले ही कोई राशि ना हो, आपके नॉमिनी को RS लाख तक का जीवन बीमा मिलना सुनिश्चित हो गया है। और अंत में हम उस बड़ी रिपोर्ट का भी विश्लेषण करेंगे जिसके अनुसार उच्च पेंशन के लिए दिए गए RS 1 लाख आवेदनों में से 11 लाख आवेदनों को क्यों खारिज कर दिया गया और केवल 4 लाख आवेदनों को ही क्यों स्वीकृति मिली। इसके पीछे की वजह क्या है और भविष्य में पेंशन धारकों के लिए क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। EPS 95 पेंशन में अब तक की सबसे बड़ी राहत न्यूनतम पेंशन अब होगी RS 500। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को RS 8,000 की मामूली राशि से बढ़ाकर सीधे 500 कर दिया गया है। यह एक ऐसा फैसला है जो देश के लगभग 78 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगियों के जीवन में एक सकारात्मक और सम्मानजनक परिवर्तन लाएगा। वह पेंशन भोगी जो आज की कमरतौद महंगाई में अपनी दवा, घर का किराया और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए यह फैसला किसी संजीवनी से कम नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह संभव कैसे हुआ। इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल यह बदलाव वर्षों के अथक संघर्ष और एक मजबूत न्यायिक हस्तक्षेप का परिणाम है। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति जैसे कई पेंशन भोगी संघों ने सालों तक इस मांग को लेकर संघर्ष किया। उनका तर्क था कि RS 1000 की पेंशन आज के समय में अपमानजनक है और यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक गरिमापूर्ण जीवन देने में पूरी तरह से अक्षम है। यह लड़ाई जब सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर पहुंची तो वहां से एक ऐतिहासिक फैसला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन भोगियों की दुर्दशा को समझते हुए और उनके पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया जिसने सरकार और EPFO के लिए इस पेंशन बढ़ोतरी का मार्ग प्रशस्त किया। अप्रैल 2025 से इस नए नियम के प्रभावी होने की संभावनाएं हैं, जिससे आने वाले समय में सेवानिवृत्त होने वाले लाखों कर्मचारियों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। इस फैसले की सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशन को सिर्फ 500 पर स्थिर नहीं किया गया है, बल्कि इसे महंगाई से भी जोड़ा गया है। जी हां, इस बढ़ी हुई पेंशन के साथ अब महंगाई भत्ता यानी DA का लाभ भी दिया जाएगा। ये महंगाई भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के आंकड़ों के आधार पर साल में 2 बार अपडेट किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ेगी, आपकी पेंशन की राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी, ताकि बढ़ती कीमतों का असर
आपकी जेब पर न पड़ी डाले और आप बिना किसी आर्थिक चिंता के अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि पेंशन का वास्तविक मूल्य समय के साथ कम ना हो। इस खबर के आते ही देश भर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में खुशी की एक लहर दौड़ा गई है। वे लोग जो वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद एक बेहतर और सुरक्षित सेवानिवृत्ति का सपना देख रहे थे, उनका सपना अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा साल 1995 में शुरू की गई यह योजना उन सभी निजी कंपनियों के कर्मचारियों की मदद करती है जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। नियम के अनुसार जिस भी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक इस योजना में योगदान दिया है, वह मासिक पेंशन का हकदार होता है। लेकिन अब तक करोड़ों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद केवल 8,000 प्रतिमाह मिल रहे थे, जो कि भोजन, दवा और किराए जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी नाकाफी थे। डीए के साथ नई 8,500 की पेंशन का उद्देश्य इसी समस्या का स्थायी समाधान करना है, ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिक अधिक सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन जी सकें और उन्हें पैसों की चिंता कम से कम हो। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा। क्या इसके लिए कोई नया आवेदन करना पड़ेगा? तो यहां आपके लिए एक और बड़ राहत की खबर है। इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए आपको कहीं भी दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी मौजूदा ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को यह 8,500 की न्यूनतम पेंशन स्वचालित रूप से ही मिलने लगेगी। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि आपका बैंक खाते का विवरण और आपकी केवाईसी ईपीएफओ के पास पूरी तरह से अपडेटेड होनी चाहिए। जो कर्मचारी भविष्य में सेवानिवृत्त होंगे वे भी इस योजना के पात्र होंगे। किसी भी तरह की देरी या परेशानी से बचने के लिए सभी पेंशन भोगियों को कुछ कदम उठाने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट जो कि है epfindia.in पर जाएं। वहां जाकर अपने यूएन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। दूसरा कदम, अपने केवाईसी और बैंक विवरण की अच्छी तरह से जांच कर लें। सुनिश्चित करें कि आपका नाम, जन्मतिथि, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड बिल्कुल सही हो। तीसरा कदम, यदि आपका आधार कार्ड आपके पीएफ खाते से जुड़ा हुआ नहीं है या कोई जानकारी गलत है तो उसे तुरंत अपडेट करें। और चौथा और अंतिम कदम, अगर इन सब के बावजूद आपके भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी होती है तो बिना समय गंवाए अपने नजदीकी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय से तुरंत संपर्क करें। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि सभी भुगतान सुचारू रूप से और समय पर हो। हालांकि पेंशन में यह बढ़ोतरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पेंशन भोगियों को अक्सर बैंकिंग सुविधाओं की कमी या जानकारी के अभाव के कारण देरी का सामना करना पर डीडीएचता है। बहुत से लोग महंगाई भत्ते जैसे अतिरिक्त लाभों के बारे में भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं। सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है और संचार माध्यमों में सुधार करके और प्रक्रियाओं को और भी सरल बनाने की योजना बना रही है। कुछ यूनियनें अभी भी और सुधारों की मांग कर रही हैं, जैसे कि पेंशन को स्वास्थ्य लाभों से जोड़ना या असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी इस योजना के दायरे में लाना। यह फैसला निश्चित रूप से बदलावों का संकेत है और उम्मीद है कि भविष्य में भारत की पेंशन प्रणाली सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए और भी अधिक न्याय संगत और लाभकारी बनेगी। रमेश जी जैसे एक पूर्व फैक्ट्री कर्मचारी जो इस खबर से बेहद खुश हैं, कहते हैं कि अब वे अपने चिकित्सा बिलों और दैनिक खर्चों को आसानी से पूरा कर पाएंगे और इस अतिरिक्त धन के लिए वे सरकार और न्यायपालिका के आभारी हैं। सरकार का यह कदम यह दिखाता है कि उसे अपने वरिष्ठ नागरिकों की परवाह है। चलिए अब बात करते हैं एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की, जो सीधे तौर पर हर नौकरी पेशा व्यक्ति और उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी है। यह खबर है ईपीएफओ की ईडीएलआई स्कीम के बारे में। अब आपके पीएफ खाते में पैसे हो या ना हो, यानी आपका बैलेंस शून्य ही क्यों ना हो, कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को Rs7 लाख तक का लाभ मिलना तय है। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा यानी ईडीएलआई योजना में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और राहत भरे बदलावों का ऐलान किया है जिससे लाखों कर्मचारियों
और उनके परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा, खासकर उन परिवारों को जिनके कमाऊ सदस्य का नौकरी के दौरान दुर्भाग्यवश निधन हो जाता है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईडीएलआई योजना के नियमों में एक बड़ी डील दी है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को न्यूनतम Rs 5 लाख और अधिकतम Rs 7 लाख का बीमा कवर मिलेगा। पहले इस लाभ को पाने के लिए कुछ कड़ी ही शर्तें थीं, जैसे कि पीएफ खाते में एक निश्चित राशि का होना अनिवार्य था, लेकिन अब उस नियम को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब अगर कर्मचारी के पीएफ खाते में Rs भी नहीं है, तब भी उसके नॉमिनी को यह बीमा राशि मिलेगी। इस योजना में एक और बहुत ही अहम बदलाव किया गया है, जो लाखों कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। नए नियमों के अनुसार अब लगातार 12 महीने की सर्विस की गणना करते समय अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के बीच में 60 दिनों तक का गैप यानी अंतराल आ जाता है तो उसे नौकरी में ब्रेक नहीं माना जाएगा। इसे और सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने एक कंपनी में कुछ साल काम किया, फिर आपने नौकरी छोड़ डीडीएच दी और दूसरी कंपनी ज्वाइन करने में आपको 50 या 50 दिन लग गए। पुराने नियमों के अनुसार इसे सर्विस में ब्रेक मान लिया जाता था, जिससे आपके बीमा लाभ पर असर पड़ डीएच सकता था। लेकिन अब 60 दिन तक के गैप को निरंतर सेवा ही माना जाएगा और आपकी पिछली और नई नौकरी की अवधि को जोड़ डज कर ही आपकी कुल सर्विस की गणना की जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपने 2 या 3 अलग अलग जगहों पर नौकरी की है और नौकरियों के बीच 2 महीने से कम का ब्रेक है, तो भी आपको बीमा का पूरा फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु उसकी आखिरी सैलरी मिलने के 12 महीने के भीतर भी हो जाती है, तो भी उसके नॉमिनी को इस बीमा योजना का फायदा मिलेगा। मंत्रालय का कहना है कि जो भी कर्मचारी ईपीएफओ के सदस्य हैं और आखिरी सैलरी से पीएफ कटने के 12 महीने के भीतर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके द्वारा बनाए गए नॉमिनी को इस योजना के तहत बीमा का पूरा लाभ दिया जाएगा। यह नियम उन कर्मचारियों के परिवारों को एक बड़ी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है जो शायद किसी बीमारी या अन्य कारण से नौकरी छोड़ चुके हों और उसके कुछ समय बाद उनका निधन हो जाए। संक्षेप में, ईपीएफओ ने अपनी ईडीएलआई स्कीम को और भी ज्यादा कर्मचारी अनुकूल और उदार बनाया है, ताकि मुश्किल समय में किसी भी परिवार को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम और बेहद गंभीर विषय पर आते हैं। यह विषय जुदा है उच्च पेंशन के उन आवेदनों से जिन्हें लेकर हाल ही में एक बद्ध रिपोर्ट सामने आई है। जैसा कि आप जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद कर्मचारियों को उनकी वास्तविक पूरी सैलरी के आधार पर उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया था। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए देश भर से लगभग 15 लाख कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है वह चौंकाने वाली है। इन 15 लाख आवेदनों में से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक बहुत बड़ी संख्या यानी लगभग 11 लाख आवेदनों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। केवल 4 लाख आवेदनों को ही आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार किया गया है। यह खबर उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो एक बेहतर और उच्च पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे थे। सवाल यह उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर आवेदन खारिज क्यों किए गए? इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? सूत्रों के अनुसार इन आवेदनों के खारिज होने के कई कारण हैं। सबसे बड़ कारण दस्तावेजों में विसंगतियां और जानकारी का अधूरा होना बताया जा रहा है। कई आवेदकों ने अपने सेवा काल के दौरान के वेतन का पूरा और सही ब्यौरा नहीं दिया। कुछ मामलों में नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा जमा किए गए डाटा में मिलान नहीं हो पाया। इसके अलावा आवेदन की समय सीमा और पात्रता की शर्तों को पूरा ना कर पाना भी एक बड़ा कारण रहा। ईपीएफओ ने इन आवेदनों की जांच के लिए एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया अपनाई थी और जरा सी भी कमी पाए जाने पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। यह स्थिति उन लोगों के लिए बेहद निराशाजनक है जिनके आवेदन खारिज हुए हैं। उन्होंने एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन किया था, लेकिन अब वे खुद को मझधार में पा रहे हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों के आवेदन मामूली गलतियों की वजह से खारिज हुए हैं, उन्हें शायद सुधार का एक और मौका दिया जा सकता है।
लेकिन इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं जिन 4 लाख लोगों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं, उनके लिए अब उच्च पेंशन का रास्ता खुल गया है। उनकी पेंशन की गणना अब उनके द्वारा दिए गए योगदान और वास्तविक वेतन के आधार पर की जाएगी, जिससे उनकी मासिक पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर आज की यह चर्चा हमें दिखाती है कि पेंशन प्रणाली एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ न्यूनतम पेंशन को RSC पार 500 करके सरकार ने करोड़ निम्न पेंशन भोगियों को एक बड़ी राहत दी है, तो वहीं उच्च पेंशन की राह अभी भी कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। EDLI स्कीम में किए गए बदलाव निश्चित रूप से हर कर्मचारी के लिए एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। हमारा आप सभी से यही निवेदन है कि आप इन सभी बदलावों के प्रति जागरूक रहें, नियमित रूप से EPFO पोर्टल पर अपनी जानकारी की जांच करते रहें, अपनी KYC को हमेशा अपडेट रखें और अपने अधिकारों को जानें। यह एक ऐतिहासिक समय है जो भारत के सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक उज्ज्वल, सुरक्षित और अधिक सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगली बड़ी खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। धन्यवाद।